केमिकल रिएक्शन का मॉड्यूल 5, जिसके अंदर में हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कभी कभी क्या बोल दिया करते हैं, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है, ठीक है ना, इसको क्या बोल दिया करते हैं हम, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, हीट को रिलीज किया जाता है, ऊष्मा का उत्सर्जन जिस रिएक्शन में किया जाएगा हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल पढ़ाया हाल फिलहाल में ही, बार बार डिस्कस कर रहा हूं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। आपने जब इसमें H2O मिलाया तो उस एक्टिविटी में आपने क्या देखा था कि स्टार्टिंग में इसका जो टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, आपने H2O मिलाया तो हमें मिला था CaOH ट्वाइस, और एक्टिविटी में आपको क्या दिखाया गया था कि इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास में पहुंच गया था। ऐसा करके एक्टिविटी, इससे जो मैंने वीडियो में पहले आपको दिखाई थी, इससे साफ पता लगता है कि हीट क्या है, बढ़ी है। हीट बढ़ी है यानी हीट निकली है, जब तो टेम्परेचर प्रोडक्ट का बढ़ गया है। जब उत्पाद का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब हीट निकल रही है, और जब हीट निकलती है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है और इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, इसको आपने एग्जाम्पल बताया किसका, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, संयोजन अभिक्रिया का। अब आप इसी को एग्जाम्पल बता रहे हो एक्सोथर्मिक का, बिल्कुल, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक जो होते हैं वो मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइंड होना होता है, मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। वो प्रॉपर्टी भी इसके पास है, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। दूसरा, अब क्या हो रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं हीट भी रिलीज हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की प्रॉपर्टी भी इसके पास है, तो हम इसको एक्सोथर्मिक कैटेगरी की भी बोल देंगे। क्या लोड है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आइए अपने पीपीटी के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक्स को लर्न करते हैं। देखिए, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इन्होंने बोला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आप जब नेचुरल गैस को जलाते हैं तो हीट रिलीज होती है, जैसे कि CH4 मीथेन, और मीथेन नेचुरल गैस का मेन कंटेमिनेशन होता है। आपने इसको जलाया यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, और आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और क्या मिला आपको, आप देखेंगे वाटर मिला, और प्लस क्या मिला आपको, हीट मिली। ये जो रिएक्शन हुई इसमें क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है, हीट मिली है आपको। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आगे देखेंगे आप बैलेंसिंग के बाद में देखते हैं, इसमें हीट रिलीज हुई प्रोडक्ट के साथ में, इसलिए इसको हमने एक्सोथर्मिक बोल दिया। आगे आते हैं सेकेंड वाला, रेस्पिरेशन रिएक्शन। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज या शुगर का फॉर्म जो है उसका फॉर्मूला हो गया C6H12O6। हमने क्या करा, इसमें ये O2 यानी ऑक्सीजन जब इन्वॉल्व किया तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं, CO2 मिलता है, ये प्रोडक्ट जो है H2O देता है, और उसके साथ में एनर्जी को रिलीज करता है। देखिए एनर्जी रिलीज किया, तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आप मोस्टली हम मॉर्निंग में जब हमें रिकमेंड किया जाता है मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग रनिंग, तो उसके पीछे मेन फिनोमिना ये होता है, जब हम पहले दिन एक इर्रेगुलर फूड को कंज्यूम करते हैं, ज्यादा मात्रा में भोजन को खा लेते हैं, शरीर को उस मात्रा के भोजन की जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या होता है, स्टोर होता है हमारी बॉडी में। हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम अर्ली मॉर्निंग क्या करें, रनिंग या मॉर्निंग वॉक को प्रैक्टिस में लाएं। क्यों, क्योंकि उस टाइम हम लोग फास्टिंग पर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर में हम लोगों ने कुछ इंटेक नहीं किया होता, कुछ खाया नहीं होता, जो पुराना रात का होता है या पहले दिन का होता है वही हमारी बॉडी में होता है। अब जब हम मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे या रनिंग करने जाएंगे तो हमें एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी क्या मैकेनिज्म अपनाती है कि बॉडी के अंदर स्टोर्ड जो शुगर है वो, और जो हम इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं, वो ये दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हम अपना चलने में या वॉक करने में लगा देते हैं, रन करने में लगा देते हैं। CO2 को हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और अदर टाइप्स
क्या करता है, बॉडी से बाहर नहीं मूव आउट होता है। तो ये रेस्पिरेशन हो रहा है, यही रनिंग के टाइम पर, वॉकिंग के टाइम पर यही रिएक्शन होती है जो हमारे लिए इफेक्टिव होती है। पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि यहां ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा होता है। जिस तरह से मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर में 3 एग्जाम्पल समझाए, इसी तरह से आपके पास यहां पर भी 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। उम्मीदें हैं आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। स्लाइड को और आगे कंटिन्यू करते हैं। रेस्पिरेशन रिएक्शन के बाद में आगे देखते हैं हम लोग, बैलेंस होने के बाद में, ये बैलेंसिंग हो रहा है 6 लेटर्स के साथ में। बैलेंसिंग आप खुद से भी करके देख लेना, अगर नहीं आएगी तो फिर से पूछ सकते हैं। अब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। अब यहां पर क्या किया गया है, आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल फिर से दिया गया है। जब आप क्या करते हो, डिकम्पोज करते हो, अपघटन होता है, टूटते हैं। क्या टूटता है, वेजिटेबल मटेरियल, जो किचन का जो वेस्ट होता है, जब वो सड़ता है, डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज होते हुए भी क्या होता है, वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बारे में जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा। एक एयरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वहां भी एनर्जी रिलीज होगी, वहां दिखाया जाएगा आपको। तो जब ऐसा कुछ होता है तो यहां पर भी क्या हो रहा होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में भी। तो हम इसको भी क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल, उदाहरण बोल देते हैं। अब उदाहरणों में मैंने आपको एक्सोथर्मिक में मैंने आपको पढ़ाया कि जब कभी भी आप क्या करेंगे, CaO को H2O से मिलाएंगे, CaOH बनेगा, यानी आपने बिना बुझे चूने में पानी मिलाया, बुझा हुआ चूना बना, तो वहां भी हीट रिलीज हुई, वो भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल था। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि आप मीथेन को जलाते हैं, यानी नेचुरल गैस को जलाते हैं तो हीट रिलीज होती है, वो भी आपका किसका एग्जाम्पल था, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल था। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि जब आप क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं, श्वसन अभिक्रिया को करते हैं, तो भी क्या होता है, हीट रिलीज होती है, वो भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया यहां क्या, कि जब जब क्या करते हैं, ये अपघटन होगा, ये वेजिटेबल मैटर जो है डिकम्पोज होगा और क्या बनेगा, कंपोस्ट में, खाद में, उर्वरक में कन्वर्ट होगा, तो उस रिएक्शन में भी क्या होता है, हीट निकलती है, और वो भी क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। देखिए यहां पर आपको अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताएंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का शोषण होता है, जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का उपभोग या उपयोग, जिसमें क्या होता है, हीट क्या होती है, यूज्ड बोल लीजिए, कंज्यूम्ड बोल दीजिए, या इन्वॉल्व बोल दीजिए। जिस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है, यूज्ड होती है, कंज्यूम्ड होती है, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल दिया करते हैं। हिंदी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोल दिया करते हैं। चलिए बच्चों, अब इसको फिर से पीपीटीज की हेल्प से समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इसका मतलब क्या होता है। आप देखेंगे यहां पर आपको क्या किया जा रहा है, ट्राइपॉड स्टैंड में हम लोगों ने एक वायर गॉज लगाया, ऊपर से हमने एक डिश के अंदर में सल्फर को डाला, सल्फर को डालने के बाद नीचे से हीट किया, सल्फर को हीट करने के बाद में बर्नर से आग लगी, आग लगने के बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या होगा, देखिए ऑब्जर्वेशन में आयरन है और सल्फर है, दोनों को जब नीचे से हीट कर रहे हैं तो क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया। तो आयरन सल्फाइड बनते समय आपने देखा, क्या देखा आपने, कि हमने क्या किया, आयरन को सल्फर से मिलाया, और आयरन को सल्फर से मिलाते समय क्या बना, आयरन सल्फाइड बना, और आयरन सल्फाइड बनते समय क्या हुआ, हीट की जरूरत पड़ी, हीट की जरूरत पड़ी। इसका मतलब सिंपल सा है, आयरन को सल्फर से मिलाया, हीट की जरूरत पड़ी और आयरन सल्फाइड बना, तो इस रिएक्शन में हीट क्या हुई है, इन्वॉल्व हुई है, यूज हुई है। ये किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। आइए आगे देखते हैं, स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं अपनी। देखिए अब यहां Fe स्टैंड फॉर आयरन, आयरन का जो साइन है वो Fe हुआ, Fe के बाद सल्फर का S हुआ, और उसके बाद में हीट मिली,
और गिव्स अस FeS आयरन सल्फाइड। ये रिएक्शन में क्या हुआ, हीट इन्वॉल्व हुई, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। आगे आते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आगे आते हैं, अब मॉड्यूल 6 पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप होगा हमारे पास में रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसको हम बोल देते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, कभी कभी इसको अपघटन अभिक्रिया कहना भी उचित होता है, जिसके अंदर में क्या हो रहा है, अपघटन को वैसे डी एसोसिएशन बोलते हैं, डी एसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी एक केमिकल होगा, एक कंपाउंड होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं, क्या बताता हुआ आ रहा हूं कि कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में पहले का स्टेट, पहले का नेचर और बाद के नेचर में बदलाव आ जाता है। बदलाव कैसे आता है, यहां पर जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम हुआ और एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड क्या करता है, टूटता है। बॉन्ड जब टूटता है और उसके बाद में वो एटम्स बिखर जाते हैं, वो एटम्स फिर से अपने आपस में बॉन्ड बना के फिर से अपना एक नया स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। बॉन्डों का टूटना, फिर रीअरेंजमेंट होना एटम्स का, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। यहां पर भी नाम से आपको पता लग रहा है डिकम्पोज होना। जहां पर क्या होगा, जिस रिएक्शन में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल टूटेगा और टूटने के बाद, मॉलिक्यूल टूटेगा और टूटने के बाद में क्या करेगा, मोर देन वन प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेगा, खुद टूटेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को, उत्पादों को बनाएगा। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां मजे की बात एक और आएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होती है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी केमिकल बस खड़ा होगा और बोलेगा बच्चों या दोस्तों मैं टूट रहा हूं और वो खुद से टूट जाएगा। टूटते समय उसको एनर्जी की जरूरत होती है। जब कोई भी चीज टूटेगी तो उसको किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की। इसी तरह से जब ये वियोजन अभिक्रिया होती है, जब ये वियोजन अभिक्रिया होती है, जिसको मैंने आपको बताया कि अपघटन, और इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, ये वियोजन अभिक्रिया जब होती है तो इस वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने हो गए, अगर इस मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग इसके कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए। जब एनर्जी इसको चाहिए होती है टूटने के लिए, तो जब हम इसको हीट एनर्जी देते हैं, तो हीट एनर्जी जब देंगे तो वो डिकम्पोजिशन कहलाएगा। कौन सा वाला कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा, अभिक्रिया कहलाएगी। जब आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ते समय क्या करेंगे, लाइट को यूज करेंगे, लाइट को एज ए एनर्जी यूज करेंगे तोड़ते समय, तो वो जो है क्या कहलाएगा, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन भी बोल सकते हैं, प्रकाशीय वियोजन भी बोल सकते हैं, प्रकाशीय वियोजन। जब आप क्या करेंगे, जब आप हीट और लाइट के अलावा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे एनर्जी के रूप में, यानी आप विद्युत का यूज करेंगे, जब आपने विद्युत यूज की तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, यानी उसको बोलते हैं विद्युतीय, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युतीय अपघटन या वियोजन, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स आ गए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप आ गए 3, बाय यूजिंग हीट एज एनर्जी, बाय यूजिंग लाइट एज एनर्जी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एज एनर्जी। एक मजे की बात,
हीट भी एनर्जी का रूप है। जिस रिएक्शन में हीट जा रही है एनर्जी के रूप में यूज की जा रही है, यानी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाएगा। एंडोथर्मिक जो अभी अभी पढ़ाया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। जब कभी भी लाइट एज अ एनर्जी यूज रिएक्शन में यूज हो रही है, तो एनर्जी जब यूज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पर अब आएंगे, आगे आप पढ़ेंगे, वो सभी किसके एग्जांपल भी हो सकते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स भी काउंट हो सकते हैं। आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल में इनके डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगी, आप इसके एग्जांपल्स को भी डाल सकते हैं। आगे आएंगे, अब देखते हैं स्लाइड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ढंग से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर ए बी क्या था? एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए बी 2 एटम है। क्या हो रहा है? ये टूटेंगे, ए अलग हो जाएगा और फिर बी अलग हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड जो था इज स्प्लिट, टूट गया इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट गया, तो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। आगे आते हैं बच्चों, इसको ढंग से पढ़ते हैं, देखिए। कैन टेक प्लेस अंडर 3 कंडीशंस। मैंने जो आपको बताया था, हीट चाहिए या फिर उसको लाइट एनर्जी चाहिए या फिर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, इसलिए अब यहां एक्टिविटीज के थ्रू आउट हम समझ लेते हैं हीट से डिकम्पोजिशन कैसे होता है। यहां हम लोग देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हमने एक बर्नर से, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3। आपने CaCO3 को हीट किया, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर का सॉल्यूशन आपके पास हैगा, ये लाइम वाटर का सॉल्यूशन है। यहां आगे आप क्या करने वाले हैं, देखिए। आपने क्या करा, यहां से रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में एक गैस निकली और वो गैस एक पाइप के थ्रू आउट यहां से जुड़ी हुई है। या लाइम वाटर जो था पहले, अगर आप देखेंगे तो लाइम वाटर जो था पहले आप देखेंगे तो यहां पर ये कैसा था? ट्रांसपेरेंट था, वाटर लाइक इमेजिनेशन का था। आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, हीट करते हुए एक गैस बनी, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां जा रही है और वो लाइम वाटर को क्या करेगी? नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे मिल्की कर दिया, दूधिया कर दिया। इसका मतलब साफ हुआ कि यहां पर जो पहले कैल्शियम कार्बोनेट था वो टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड और किसी और चीज में। वो क्या चीजें हैं देखते हैं आगे। आपने यहां देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटा था, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 आ गया, ये टूटा, हीट मिली उसे, और हीट मिलने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम था वो नीचे रह गया और CO2 जो था वो यहां से निकलकर यहां पहुंच गया था, CaO प्लस CO2 देखेंगे आप, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी CaCO3 टूटा CaO और CO2 में, CO2 यहां चली गई थी, ट्रांसफर हो गई थी, और CaO यहां रह गया था। पहले क्या था? CaCO3 टूटने के बाद क्या बन गया? CaO बन गया, क्योंकि CO2 छूटकर यहां चली गई। इस तरह के रिएक्शन में क्या हुआ? रिएक्टेंट एक था, हीट लिया, हीट एज ए एनर्जी यूज किया और वो टूटा। किस किस में टूटा? वो टूटा CaO और CO2 में, ठीक है। इस तरह से यहां आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल मिल गया है। आगे आते हैं और दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फटाफट से फेरस सल्फेट को आप हीट कर रहे हैं। यहां पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को आपने क्या किया? बर्नर से हीट किया। एक तो स्मेल आप उसमें फील करेंगे। आगे FeSO4 × 7H2O था फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का फॉर्मूला। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया, ये एनसीईआरटी की रिएक्शंस है सारी। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स कैसे थे? ग्रीन थे, अब वो FeSO4 बचा है, कैसे हो गए हैं? कलरलेस हो गए हैं। आगे देखेंगे क्या होगा, साथ में H2O जो थे, मॉलिक्यूल्स जो थे H2O यानी वाटर के, वो अलग हो गए हैं। तो इस तरह से आपने यहां पर भी क्या किया? बाय यूजिंग हीट आपने क्या किया? आपने एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड के अंदर में जो ये चीजें एसोसिएट थी, केमिकल्स एसोसिएट थे, एटम्स एसोसिएट थे, आपने हीट देकर उनको तोड़ दिया, डिकम्पोज कर दिया बाय यूजिंग हीट, ठीक है। आपके पास में ये एक्टिविटीज भी क्लियर हो गई। अब आप देखेंगे
अब यहां पर फेरस ऑक्साइड, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। ऐसा क्यों बोला गया है, मैंने आपको स्पेल पहले इंडिकेट किया था, यहां पर ये प्रिकॉशंस के साथ में यूज की जाती है। अब आप यहां देख रहे हैं फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट को फिर से हीट मिली, फेरस सल्फेट को हीट मिलने के बाद में ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 चीजें बनाएगा। यहां पर इस रिएक्शन में ये 2 स्टेजेस में रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहले FeSO4 इंटू 7H2O था जो क्रिस्टल फॉर्म में था, किसके, फेरस सल्फेट के। जब इसको हीट मिली तो FeSO4 अलग हो गया प्लस 7H2O अलग हो गया, ये फेरस सल्फेट बचा था। अब ये फेरस सल्फेट जो बचा था इसको फिर से हीट किया आपने, तो ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बना। तो डिकम्पोजिशन दोनों स्टेजेस में हुआ था, यहां पर भी डिकम्पोजिशन हुआ था और यहां पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी वियोजन अभिक्रिया दोनों जगह है क्योंकि हीट दोनों जगह यूज की जा रही है। आगे देखेंगे बच्चों स्लाइड के थ्रू आउट इंफॉर्मेशन और गेन करते हैं। ये सब कंटेंट आपका एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, मैं बस इसको समझा देता हूं। लेड नाइट्रेट को भी आपने हीट किया, लेड नाइट्रेट ये रहा। आप इनको एनसीईआरटी कंटेंट को फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, डाउट्स आएंगे हमसे पूछेंगे। बर्नर में आपने हीट करने के बाद आप यहां देख रहे हैं यहां भी फ्यूम्स निकल के जा रही हैं बाहर। ठीक है, लेड ऑक्साइड अंदर बचा और क्या हुआ, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स थी नाइट्रोजन ऑक्साइड की, वो क्या कर गई, बाहर निकल गई। ठीक है, यहां पर भी क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ, डिकम्पोजिशन। देखते हैं कैसे हुआ। लेड नाइट्रेट था हमारे पास, लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद में लेड ऑक्साइड बन गया, यानी एक रिएक्टेंट टूटा और प्रोडक्ट कितने बनाए उसने, लेड ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो था उसका कलर आपको ब्राउनिश बता दिया गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, यहां पर आपको ऑक्सीजन मिला। ठीक है ना, ये 3 प्रोडक्ट्स में टूट गया, इन्हें 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 1 और मोर प्रोडक्ट्स में टूट गया। 1 और मोर नहीं बोलेंगे, 2 और मोर बोलेंगे। तो इस तरह से आप डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के मल्टीपल एग्जांपल्स देख चुके हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जब जब आपके पास में क्या होगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि जब जब आपके साथ में ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के आप नहीं समझ पाते हैं सिंगल क्लिक में, आप बार बार वीडियो को पॉज कीजिए, प्ले कीजिए, प्ले कीजिए, पॉज कीजिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए चीजों को। रिएक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। रिएक्शंस जितना आसानी से समझ में आएंगी, केमिस्ट्री को पढ़ना उतना ही मजेदार होता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको रिएक्शंस के अंदर में मैं आपको हीट रिएक्शन जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अब बैलेंसिंग के बाद में आगे चलते हैं। इसको थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद, फिर से एक और एग्जांपल दे रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन का। मैं सीधा सीधा लिख देता हूं। शुगर को आपने हीट किया, शुगर को हीट करने के बाद में यहां पर भी क्या हो रहा है, C12H12O11, इसको आपने हीट किया। हीट का इंडिकेशन कार्बन अलग निकलेगा प्लस H2O अलग निकलेगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये वाला तो आप चीनी को हीट करने वाला तो आसानी से कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर में गैस, जब कभी भी एरो ऊपर की तरफ जाता है यानी गैस निकल के जा रही है। ठीक है, इस तरह से आपने क्या कंक्लूड किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब कभी भी हीट के द्वारा होती है तो हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, ये आपने सब पढ़ लिया है। हीटिंग ऑफ शुगर, ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स थे। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग जो पढ़ेंगे वो और पढ़ेंगे सन, जो लाइट वाला डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला डिकम्पोजिशन होता है। तब तक के लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस भी। लर्न करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, डाउट्स को हमें भेजते रहिए, हम उनको क्लियर जरूर करेंगे।